हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आगे के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट करेंगे। देखिए 46 क्वेश्चन जो इसको ध्यान से देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-2024। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जब भी कभी आप बजट को पढ़ेंगे तो एक्चुअल में जो भी आपके जितना भी आपका रेवेन्यू है, जितनी भी सारी चीजें हैं, उसमें कहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, यानी कि बेसिक जो भी आपकी मदें होती हैं, जहाँ जहाँ पे जिस जिस सेक्टर में, जिस जिस फील्ड में या जिन जिन योजनाओं में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है या जहाँ से पैसा कलेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपका इनकम टैक्स के थ्रू, जीएसटी के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू जितना पैसा आ रहा है या कहीं पर आपने कहीं से आपको पैसा मिल रहा है बाहर से, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं एंड कहाँ से हमें कितना मिल रहा है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर बजट आपका निकला हुआ है उसके बाद में अगर आपका पेपर हो रहा है तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट आप इतना तो जानते ही हो। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसमें ध्यान से देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। यानी कि इसमें आपको 4 सेक्टर बेसिकली दे दिए गए हैं। जैसे हेल्थ का दे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर कितनी बात अपने यहाँ चलती रहती है। जब से स्पेशली ये कोविड आया है तब से तो और ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि जो भी हेल्थ सेक्टर है उसमें प्रॉपर पैसे इन्वेस्ट किए जाए, प्रॉपर बजट एलोकेशन हो और ध्यान दिया जाए, जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है उस पर फोकस किया जाए कि ताकि जितना भी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिसीजेज हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के कंटेक्स्ट में। अगर आप देखो और बजट में इसकी बात की गई थी तो पता होना चाहिए कि किस पर कितना एलोकेशन किया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, बजट से ही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 3 से 4 अभी तक आपको देखने को मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 50 जो 54वां क्वेश्चन है 54, उसको ध्यान से देखिए। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद से जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 साल की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। ऑन 25 दिसंबर 2022 which one of the following countries extended mandatory military services for 1 year to those males who were born after 1st of January 2005। अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ था और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है कि अगर किसी कंट्री में ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कोई ऐसी स्कीम लाई जा रही है जिसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ताइवान वाज द राइट आंसर और ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। अगर आपने कोई नॉर्मल अच्छा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन यूज़ किया होगा तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आराम से देखने को मिला होगा। कई सारे टेस्ट पेपर्स में कोचिंग्स के ये क्वेश्चन ईजिली अवेलेबल था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। अनुराधा रॉय। Who is the author of the famous novel All the Lives We Never Lived, which received the साहित्य अकादमी अवार्ड 2022। देखिए जो भी अवार्ड्स होते हैं उनमें अगर आप देखोगे तो कम से कम 20-25 अवार्ड्स हर साल डिक्लेयर होते हैं, हर साल मिलते हैं। उसमें से साहित्य अकादमी अवार्ड ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भी 1-2 होते हैं, कोई कोई आर्किटेक्चर के फील्ड के लिए होता है, कोई कोई इन्वायरमेंट के फील्ड के लिए होता है, जैसे ग्लोबल 500 है। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए होता है, वो भी पूछा जा चुका है एक बार आरओ के पेपर में। बट साहित्य अकादमी सबसे बेसिक है। अगर अवार्ड कोई पूछा जाएगा तो उसमें एक तो रमन मैग्सेसे एंड साहित्य अकादमी, ये 2-3 अवार्ड ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बारे में क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। एंड इसमें भी कई सारी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में। बट आपको एटलीस्ट 2-3 लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। इतना तो पता ही होना चाहिए कि इसमें किसको मिला है या जिसको मिला है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी नॉवल कौन सी है। सो यहाँ पे आपको अनुराधा रॉय का देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप आगे आओगे तो देखोगे कि करंट अफेयर्स का और कोई क्वेश्चन इसके अलावा इससे रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट आप देखो 63 क्वेश्चन देखो। बाई विच ईयर द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट था, ठीक है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस साल तक निर्धारित किया गया। ऑप्शन क्या होगा वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आया कैसे। 2021 या 22 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, आई थिंक 21 का पेपर था, उसमें आप देखिएगा पॉपुलेशन के ऊपर जो यूपी का एक बिल निकला हुआ था, वो एक्ट बन गया था ऑब्वियसली बाद में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था कि वहां पर जो फर्टिलिटी रेट होती है उसके ऊपर पूछा था। यानी कि जो पॉपुलेशन को लेकर के टारगेट है या पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है कि उसको हम कैसे स्टेबलाइज कर देंगे, या जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, यूपी में स्पेशली कितनी है, इसको लेकर के बात चलती रहती है। पॉपुलेशन बिल बहुत इंपॉर्टेंट था।
1 साल पहले, तो वो लगातार बना हुआ है। पॉपुलेशन आपको पता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा हो चुकी है। सो ये क्वेश्चन वहाँ से ड्राइव हुआ है, वहाँ से मोटिवेटेड हुआ है। ये भी वैसे तो ये सेंसस का क्वेश्चन था, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको रखेंगे, बट ये करंट अफेयर्स से मोटिवेटेड था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको ये पकड़ना आना चाहिए कि न्यूज़ में जो जो चीज़ें चल रही हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया बात चल रही है, अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस मेनी स्टेट्स, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा देख लें। आगे चलता हूँ। देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इसको ध्यान से देखिए। इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो कहीं दिया नहीं गया था, कैसे आया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग proved charges the finance minister Nadeem Jahavi was sacked from the government in February 2023 by the British PM ऋषि सुनक। निम्नलिखित में से किसे सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जाहावी को हटा दिया गया था। देखिए ठीक 2022 में यूके से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल वगैरह को भंग किया था, उसको ब्रीच किया था, तो उस वजह से वो चीज़ न्यूज़ में थी। तो 2022 में एक क्वेश्चन आया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लेकर के। इसमें आपको जो ये क्वेश्चन आया है, ये एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन भले ही किसी करंट अफेयर्स की मैगजीन में ना मिले, लेकिन आपको ये समझना है कि इस साल भी यूके के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। यूके से रिलेटेड, लंदन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इसके अलावा भी एक और देखने को मिलेगा कि उसमें एक जो जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, उनको वहाँ पे साउथ वॉर्क लंदन का मेयर वगैरह बनाया गया था, या एक उनको पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था। सो आपको ये समझना है कि यूके का प्राइम मिनिस्टर और यूके के जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पे अगर कोई चीज हो रही है, जैसे कोविड के टाइम पे कोविड प्रोटोकॉल को ब्रीच किया गया था, तो वो चीज न्यूज में थी, तो उससे क्वेश्चन आया था। इस बार यहां पे इनको इस स्कैंडल की वजह से हटाया गया था, तो इसलिए ये न्यूज में था, टैक्स स्कैंडल। सो इसलिए आपको इस तरीके से ये दिमाग में होना चाहिए कि यूपीपीएससी फोकस किस चीज पे कर रहा है। देखो क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। अब ये क्वेश्चन भले ही आपको ना पता हो, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ वो पूछता किस तरीके से, फोकस किस तरह से कर रहा है। ये क्वेश्चन टफ था, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इजी था, बट आंसर भले ही आपको ना पता हो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, किस तरह से वो क्वेश्चन पिक कर रहा है। देखो उसने ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं पूछा, उसने यूएस के बारे में नहीं पूछा, उसने और किसी कंट्री के बारे में नहीं पूछा, उसने पिछले साल ब्रिटिश पार्लियामेंट और यूके से रिलेटेड पूछा था, इस बार भी उसने सेम उसी जगह पे हिट किया है। तो आपको जब भी कभी आप जैसे इस बार अगर आप ROAR 2023 के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई चीज चल रही है न्यूज में, या कोई फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो अभी हाल में न्यूज में रहा है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लो, चांसेस आर वेरी हाई कि वो आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा जो है आपका 68, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट। देखिए कभी भी अगर इंडिया के अंदर कोई पहला या कोई बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा या लार्जेस्ट या किसी स्टेट का पहला या लार्जेस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर या इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाता है या उसको बनाने की बात की जाती है, तो उसको थोड़ा सा देख लिया करिए। एक तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है। सो ऑब्वियसली इसको लेकर के आजकल पिछले 5-10 सालों से बहुत सारी इनोवेशंस हो गई, नई नई चीज़ें हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी हो गई, वो सब चीज़ें न्यूज़ में चलती रहती हैं। तो उस लिहाज से तो ये इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन अगर आपको अगर वो ये चीज़ ना भी समझ में आए, तो आपको ये होना चाहिए कि अगर कोई भी नया इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा है, कोई नया सेंटर डेवलप हो रहा है, तो उसका क्या यूज़ है, क्या उसका फायदा है, क्या ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और तब आपको पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि आप भूल नहीं रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 75वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। अब देखिए इसमें आप ध्यान से समझिए, नासा और इसरो ने मिलकर के निसार उपग्रह के लिए किया था, निसार सैटेलाइट। अगर आप पिछले यूपीपीएससी के 10-12 साल के क्वेश्चंस को देखेंगे, PYQ को देखेंगे, अक्रॉस 3-4 साल के स्पेशली अगर आप उठाएंगे, तो आप देखेंगे नासा का अगर कोई मिशन होगा, नासा की कोई सैटेलाइट होगी, इसरो का कोई मिशन होगा, इसरो की कोई सैटेलाइट होगी, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। आपसे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं पूछेगा, बहुत ही कम चांस है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पूछे, ESA का। जापान का आपसे बहुत कम चांस है कि पूछे, साउथ अरेबिया या इजराइल का बहुत कम चांस है कि आपसे पूछे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नासा का, नासा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो आपकी कंट्री का है, आपके देश में अगर कोई कोई सैटेलाइट है, कोई मिशन है, कोई लॉन्च हो रहा है, जैसे गगनयान मिशन है लॉन्च हो रहा है, या चंद्रयान मिशन है वो लॉन्च हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या है। आदित्य L1 मिशन है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो कि हाँ भैया उसको हम कहाँ पे भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंडिया किस नंबर पे है, कितने लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। कहीं पे अगर मार्स पे कोई चीज़ फाइंड आउट की जा रही है, तो उसके लिए अगर बार बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, तो थोड़ा सा देख लो कि ये न्यूज़ में है तो क्यों न्यूज़ में है, क्या चल रहा है। सो नासा और इसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए उससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है। तो कौन कहता है कि
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, या आपको अंदाजा नहीं लग सकता कि क्या इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अंदाजा लग सकता है, इट्स जस्ट कि आपको अपना दिमाग ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ करोगे कि कौन सा सोर्स मिल जाए, तो फिर आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद लेकर के नहीं बैठोगे और खुद का दिमाग नहीं शार्प करोगे, तो फिर चीज़ें ऑब्वियसली आपके लिए टफ रहेंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें जो 81 क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। इसमें जो पोप बेनेडिक्ट 16वें हैं, विद रेफरेंस टू पोप बेनेडिक्ट 16, उनके लेकर के दो स्टेटमेंट दी गई थी कि वो एक तो बेसिकली जर्मनी से थे, और 600 सालों में इस्तीफा देने वाले, रेजिग्नेशन देने वाले वो पहले पोप थे। बस ये फैक्ट यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। एक तो वो एक्सपायर हुए थे, आपने देखा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर आप 4-5 सालों से अवेयर हैं, तो आप नोटिस करेंगे, एक चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि 4-5 सालों में, 6 सालों में एक बार कभी ऐसा होता है जो कोई पोप या कोई इस तरीके से जो होते हैं चर्च वर्क की कोई चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो न्यूज़ में चलती रहती है। जैसे भी बीच में नाम रखे गए थे। सो यहाँ पर अभी जब आप ये यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे प्रीलिम्स के लिए, सो यहाँ पे ये 600 सालों में इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले पोप थे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड ये न्यूज़ में था, ये भी प्रॉपर आर्टिकल्स आए थे इस पर, एंड ये बहुत न्यूज़ में कवरेज इसकी थी। और ये टेस्ट पेपर्स वगैरह में जो भी आप लगाएंगे, उनमें भी अच्छी टेस्ट पेपर्स ध्येय वगैरह में ये कवर्ड था, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो देखिए ये क्वेश्चन वहाँ से आया है। तो जब भी कभी आप इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ें, तो थोड़ा सा एनालाइज, देखिए ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आएंगी। मैं आपको बता पा रहा हूँ इसलिए बिकॉज मुझे पता है वो चीज़ें, मैंने उसमें दिमाग लगाया है। आपको वही चीज़ आ जाएगी, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, उसमें एनालाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, ऐसे वो चीज़ नहीं आएंगी ऑब्वियसली। फिर आप धीरे धीरे पकड़ना सीख जाओगे। जब आप 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, जब आपका ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाएगा ना, तो फिर आपके लिए ईजी होगा उस चीज़ को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल देखिए, 84वां क्वेश्चन जो है, इसमें है कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया था। अब देखिए पहले इसमें ऑप्शन देखिए, पहले तो ये ईजी क्वेश्चन था, बिकॉज जो इस तरीके की डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह होती हैं आर्मी वगैरह की या नेवी वगैरह की, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब चलिए, अच्छा ठीक है, आपने मान लीजिए नहीं भी पढ़ा है, तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए इसमें चारों ऑप्शन देखिए, इसमें एक है यूपी, एक है राजस्थान, एक है गुजरात, एक है एमपी। देखिए यूपी में तो हुआ नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हैं, तो इतना तो कॉन्फिडेंस आपको खुद पर होना चाहिए कि भाई सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये यूपी में नहीं कंडक्ट हुई है। ठीक है, एक ऑप्शन आपका हट गया। दूसरा ऑप्शन आपका आप देखेंगे मध्य प्रदेश है। यार मध्य प्रदेश में जनरली होती नहीं है, मध्य प्रदेश में आपको पढ़ने को मिलती है क्या? नहीं मिलती हैं, मध्य प्रदेश में जनरली नहीं होती हैं, ऐसे नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, राजस्थान और गुजरात, तो आपके 2 ऑप्शन हट गए। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, टाइम कम है, 2 ऑप्शन में भी किसी पे भी आप टिक मार सकते हो। 50-50 चांसेस हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बट अब यहां पर जो स्मार्ट इंसान होगा वो क्या करेगा, वो ये देखेगा, यार एक बात सोचो, राजस्थान और गुजरात 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है, सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास। अब सैन्य अभ्यास है, अगर यहीं पर नेवी की एक्सरसाइज होती, नेवल एक्सरसाइज होती, मिलिट्री की ना होती, तो आप एक बार गुजरात पे जा सकते थे, बिकॉज गुजरात में मरीन लाइन है, समुद्र वगैरह है, तो वहाँ पे नेवी वाले हैं, आईसीजी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात की जा रही है मिलिट्री एक्सरसाइज की, एंड आपको पता है कि मिलिट्री के बेस हैं प्रॉपर राजस्थान के अंदर, जोधपुर और उसके आगे भी आपको देखने को मिलते हैं बॉर्डर पे, जहाँ पे पाकिस्तान की सीमा लगती है। सो वहाँ पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में चांसेस ऑफ वेरी हाई कि भाई राजस्थान ऑप्शन हो सकता है। तो जिस इंसान को नहीं पता है कि ये एक्चुअल में राजस्थान में हुआ है, वो इस तरह की कुछ रीजनिंग लगा करके, थोड़ा सा एक दिमाग लगा करके, लॉजिकल रीजनिंग लगा करके इस क्वेश्चन में राजस्थान आंसर मार्क कर सकता था। सो इस तरह से कई बार एलिमिनेट किया जाता है, एलिमिनेट करने का भी एक तरीका होता है, और कुछ नॉलेज जो आपके पास होती है, प्रायर नॉलेज, उससे लिंक करके ही आपके आंसर निकलते हैं, ऐसे आंसर नहीं निकलेंगे। सो ये डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड ये आपको एग्जाम में देखने को मिला था। इसके बाद में देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है ये कि 89th में जिस किताब की मैं पहले बात कर रहा था आपसे, बुक की फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें देखिए बिमल जलान की बुक थी, ये न्यूज़ में थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी। बिमल जलान की ही बुक उसने ऑलरेडी यूपीपीएससी ने पहले भी पूछ रखी है। सो इट वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए अब जो 100वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, इसमें एससीओ फिल्म फेस्टिवल के ऊपर 2023 में 2 फैक्ट आपको पूछे गए हैं। अब जब भी कभी आप पढ़ेंगे, जब भी कभी आप इस तरीके से कोई इवेंट्स वगैरह देखते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, तो उसमें जब भी कभी G20 आए, एससीओ आए, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्पोर्ट्स में बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स आए, एशियन गेम्स आए, ओलंपिक गेम्स आए, पैरालंपिक गेम्स आए, ये सब इतनी बड़ी इवेंट्स या इतनी बड़ी समिट्स हैं कि इसमें बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ के होते हैं, और अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब शामिल होते हैं। तो ये जो ग्रुपिंग्स होती हैं जितनी भी, जैसे G7 है, G20 है, एससीओ है,
डिफरेंट डिफरेंट अक्रॉस द कंट्रीज जो बनी होती हैं, जैसे सार्क है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, ये सब इंपॉर्टेंट होती हैं एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपीपीएससी ने पूछ रखे हैं। तो जब भी कभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसमें अगर आपको एससीओ से रिलेटेड कोई फैक्ट या एससीओ के बारे में कोई चीज़ देखने को मिल रही है जो अभी करंट हैपनिंग हुई है, करंट में ये हैपनिंग है, तो वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जो 104 क्वेश्चन है उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एज पर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज्ड इन December 2022 which one of the following are on top 3 position in very high social progress in tier 1। आप कोई भी मैगजीन करंट अफेयर्स की पढ़ेंगे उसमें ये आपको क्वेश्चन सिंपली दिख जाएगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये क्वेश्चन, ये जो रिपोर्ट थी, ये जो पूरा निकाला गया था इंडेक्स, ये नीति आयोग ने निकाला था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूपीपीएससी का फोकस रहा है नीति आयोग पर। अगर नीति आयोग ने कोई इंडेक्स या कोई रिपोर्ट या कोई सर्वे इस तरीके से लॉन्च की है या कोई ऐसा उन्होंने कोई सर्वे किया है एंड उसमें कोई चीज़ बताई है कि इन स्टेट्स में इनकी ये रैंकिंग है या यहाँ पे ये स्टेट्स इंडिया में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड ये क्वेश्चन वहाँ से आया था। तो जब भी कभी आपके पास 50 इंडेक्स हो, 50 रिपोर्ट हो, 50 सर्वे पढ़ने के लिए हो, तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि भाई नीति आयोग का तो कुछ नहीं है। नीति आयोग को तो एटलीस्ट वो गलत नहीं होना चाहिए। WEF का यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट या इंडेक्स है, कोई सर्वे है और या उन्होंने कोई एक एनालिसिस की है किसी चीज़ के ऊपर एंड उन्होंने अगर बताया है तो वो पढ़ के जाओ, इट इज़ इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इसके बाद अभी आप देखोगे तो आया था, वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यार इंपॉर्टेंट है वो, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनसे रिलेटेड कोई अगर चीज़ है तो आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। WTO के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो आप अगर कोई करंट में चीज़ देख रहे हो जो WTO से रिलेटेड हुई है, जैसे ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है ना यूपीपीसीएस में। सो अगर WTO से रिलेटेड कोई करंट में चीज़ चल रही है तो उसको पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप उसके आसपास की 50 चीज़ें पढ़ रहे हो लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ही फोकस नहीं कर रहे हो। आगे चलता हूं, नेक्स्ट आप देखिए जो 116वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसमें आपको 4 INS दी गई थी, इंडियन नेवल शिप, वेला, वागीर, कलवारी एंड करंज। ठीक है, आप 2021 का पेपर उठाइएगा, 21 या 22 का, 21 का ही है इफ आई एम नॉट मिस्टेक है। तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें INS तरकश आंसर था। ठीक है, 4 ऑप्शन उसमें दिए गए थे, उसमें भी इसी तरीके से 4 शिप दिए गए थे INS एंड उनके बारे में एक चीज़ फैक्ट पूछा गया था। इसी तरीके से अगर आप ARO 2016 का पेपर उठाओगे जो 20 सितंबर को 2020 में हुआ था, री एग्जाम जो था, उसमें आप देखिएगा जाकर के तो जो ये जो इधर 3-4 कंट्रीज थी ना मेडागास्कर की तरफ की, उनको जो कोविड के टाइम पे हेल्प दी जा रही थी, उनको जो मटीरियल वगैरह पहुंचाए जा रहे थे, खाने वाने का जो रसद वगैरह सामान राशन वाशन होता है, वो सब जो उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तो उसके लिए शिप लगे हुए थे, प्रॉपर शिप जा रहे थे, प्रॉपर हेल्प कर रहे थे। ऑपरेशन का नाम दिया गया था, ऑपरेशन दोस्त, जिस तरीके से अभी चला था ना ऐसे यहाँ पे यूक्रेन के लिए, तो वहाँ पर भी ऐसे ही ऑपरेशन चला गया था एंड उसका प्रॉपर नाम था। सो जब भी कभी इस तरीके से कोई नेवल शिप होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी वो कभी इस तरीके से न्यूज़ में होते हैं। जैसे किसी को अगर किसी की सेवा समाप्त कर दी गई है, उसको डीकमीशन किया जा रहा है या किसी को कमीशन किया जा रहा है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ये वागीर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से एक और था, वो उसको 30 साल हो गए थे तो उसको डीकमीशन किया गया था, उसको तोड़ वोड़ के हटा देते हैं, आपने पढ़ाई होगा आपने। तो वो भी इंपॉर्टेंट था, बस वही बात है कि इसको पूछा गया उसको नहीं पूछा गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अब देखो 118वां क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखो। PM गति शक्ति योजना, PM गति शक्ति योजना के ऊपर 2021 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। एक जो आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया था, जो अवसंरचना पाइपलाइन है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो पूरी पाइपलाइन है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 5 सालों के लिए चला था, उसको लेकर के ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका था। और ये PM गति शक्ति योजना को लेकर के देखो, ये क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे पूछा है। ये एक ऐसी स्कीम है, ऐसा एक इनका प्लान है जिस पर ये बहुत फोकस कर रही है सरकार, गवर्नमेंट। और ये आगे इवन अभी 2-3 सालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके ARO 2023 में भी आ सकता है एंड इवन यूपीपीएससी 2024 में भी आ सकता है। हो सकता है थोड़ा सा बदल के आ जाए, हो सकता है कि इसमें बहुत 1-2 फैक्ट या 1-2 चीज़ें ऐड हो जाएं जब आपका नेक्स्ट एग्जाम हो एंड वो लगा के आपसे वो चीज़ पूछ दे, तो आप सोचोगे अरे PM गति शक्ति तो 2 साल पहले न्यूज़ में था, ये क्यों पूछ लिया। वो ऐसे ही पूछेगा। करंट अफेयर्स में अगर आप ये सोच के जाओगे कि नहीं सिर्फ मैं 3 महीने का पढ़ूंगा, सिर्फ मैं 6 महीने का पढ़ूंगा, तो आप फिर नंबर नहीं ला पाओगे। आपको अपना दिमाग ओपन रखना है, अवेयर रहना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है। अब जैसे PM गति शक्ति योजना है, ये इंपॉर्टेंट थी, तो ये अगर 1 साल पुरानी भी है तो भी वो आ सकती है। कोविड से रिलेटेड वैक्सीन है, वो 2 साल पुरानी हो गई है लेकिन वो आ सकती है। कोविड आया था 20 और 21 में, लेकिन वो अभी भी इंपॉर्टेंट है वैक्सीन। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने को और मिलेगा। नेक्स्ट इवन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो मैं आपको दिखा के यहीं पे बता देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जो 119वां क्वेश्चन है। इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज PM पोषण स्कीम। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस साल नामित किया गया था? 2021 में इसको नामित किया गया था। ठीक है, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसको आप देख लीजिएगा कि कब हुआ था।
इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 11 अक्टूबर को हुआ था। 27 सितंबर को आई गेस ये इसको रीनेम किया गया था। एंड ये जो ई दृष्टि आपकी आती है ना, मोटी वाली कंपाइलेशन, आई दृष्टि वही जिस पे आंख बनी होती है, उसमें ब्रैकेट में सबसे पहले पेज पे जब आप पढ़ोगे तो मतलब जब वो सेक्शन में जब आप पढ़ोगे हेल्थ वाले में, तो उसमें आप देखोगे योजनाओं वाले सेक्शन में ब्रैकेट में सामने सामने दिया हुआ था कि ऐसे ऐसे 27 तो इसको इसमें इस तरह से रीनेम इसको किया गया है। सो उस समय के हिसाब से मतलब जब 2021 में हुआ था तो इट वॉज इंपॉर्टेंट, एंड ये इंपॉर्टेंट है और आगे भी बना रहेगा, बिकॉज मिड डे मील के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप पीछे जाओगे मतलब ये जो टेस्ट सीरीज का जो आपके सामने जो इतना लोड आ गया है ना कि ये टेस्ट सीरीज उस कोचिंग की, यहाँ की वो टेस्ट सीरीज, उन भैया की वो टेस्ट सीरीज, उन मैडम की वो टेस्ट सीरीज, इनके चक्कर में आप एक्चुअल में पिछले 4-5 सालों के 6 सालों के जो पेपर्स हैं उनके पीवाईक्यू को आप एनालाइज करना भूल जाते हो और फिर आप उन चीज़ों को चेस करने लगते हो जो चेस करने लायक थी ही नहीं। मिड डे मील के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सब ऐसी स्कीम है, ऐसी योजना है जिनके ऊपर सरकारों ने बहुत काम किया है, लगातार ये चर्चा का विषय बनी रहती हैं। सो उसको रीनेम किया गया था, इट वॉज इंपॉर्टेंट। उन्होंने 2 साल बाद भी पूछ लिया, हो सकता है ROR 2023 में इसको बदल के रीनेम करके कुछ पूछ लिया जाए, हल्का सा फैक्ट को शफल करके पूछ लिया जाए। सो इट वॉज इंपॉर्टेंट। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए जो 122वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इसमें अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए कितने सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे। आप प्लीज़ मतलब थोड़ा सा करा करिए, जो मैं बोलूँ उसको थोड़ा सा आप तराशा करिए, लाइक एक्सपेरिमेंट किया करिए, तब आपको मेरी बात पे भरोसा होगा, वरना आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। 2021 का पेपर उठाइएगा, 2021 का या 22 का एक बार उठाइएगा, उसमें आप जाकर के जरा देखिएगा कि एक क्वेश्चन आया था, उसमें कानपुर आंसर था और उसमें उन्होंने पूछा था कि जो स्किल सेंटर है कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो सेंटर हैं वो कहाँ पे डेवलप किया गया था, उसमें ऐसे कानपुर करके कोई आंसर था। इससे आपको क्या पता लगा? इससे आपको ये पता लगा, और इसके अलावा भी अगर आप UPPSS के पुराने कुछ पेपर्स को देखेंगे, ROR के पुराने कुछ पेपर्स को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो स्किल इंडिया है या जो स्किल डेवलपमेंट है, इसको लेकर के अगर कोई नया इंस्टीट्यूट बनना है, नया कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, या अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे एलोकेट किए गए हैं, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एलोकेट किया गया है बजट में, तो उस पर UPPSC का फोकस रहता है। ये जो स्किल डेवलपमेंट है ना, ये जो मिशन है, ये जो स्कीम है, ये जो चीज़ है, इसके ऊपर बहुत फोकस UPPSC का रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने जगह पूछ ली थी कि कहाँ पे कौन सा लर्निंग सेंटर कहाँ पे लगाया जा रहा है डेवलपमेंट करने के लिए। इस बार उन्होंने एक्चुअल में सेंटर पूछ लिए कि एक्चुअल में सेंटर ही यूपी में कितने डेवलप किए जाएंगे, या फॉर दैट मैटर अगर इंडिया की बात चलिए तो इंडिया में पूरे ऑल ओवर कितने सेंटर डेवलप किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको पकड़ना है। जो लोग सोचते हैं ना कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, हर चीज़ रट रहे हैं, रटने से नहीं होगा, आपके सारे क्वेश्चन नहीं सही हो पाएंगे। 80% क्वेश्चन भी आप सही नहीं कर पाओगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस माइंड सेट के साथ जाओगे कि मुझे 3 कंपाइलेशन लेने एंड उन 3 को रटना है। फलाना जगह का मैंने PDF वहाँ से ले रखा है, वहाँ से मैंने मैगजीन ले रखी है, एक मुझे वो वहाँ से मिल गया, एक मैं मार्केट से ले आया, अब मैं सारी चीज़ें रट लूँगी। दिस अप्रोच इज नॉट राइट, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखना है कि अच्छा आयोग इस तरीके से रिलेटेड पूछता है, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड ऑलरेडी आयोग पूछ चुका है, तो मुझे स्मार्ट सिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ करंट में चल रही है तो उसको जरूर पढ़ना है। बाकी का अगर आप पढ़ सकते हो पढ़ो, मुझे कोई वो नहीं है, आप पढ़ो, आपके पास टाइम है, आपके पास कैपेसिटी है तो आप पढ़िए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आयोग फोकस करने वाला है वो आपको अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप लूज आउट कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उसको ध्यान से देखिए। 130वां क्वेश्चन जो है उसमें आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें जो गंगा एक्सप्रेस वे है, मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में, आप मेरे वीडियोस पूरे देखते नहीं हैं, आप 2x पे देखते हैं और बहुत सारे वीडियोस तो आप देख भी नहीं पाते बिकॉज आपके पास ऑब्वियसली टाइम नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड दैट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैंने आपको बताया है, जब भी मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में जब भी मैंने करंट अफेयर्स की बात की है कि गंगा एक्सप्रेसवे हो गया या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गया या आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, इनसे रिलेटेड अगर कोई नया कोई जैसे एक्सप्रेसवे बना, अब उसको आगरा एक्सप्रेसवे में लिंक कर रहे हैं, या जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है तो वो किन डिस्ट्रिक्ट से होकर के जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे है तो वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा, उसमें रेवेन्यू कितना खर्च होने वाला है, क्या उससे फ़ायदा होगा, उसमें जो उससे जो डिस्टेंस है वो कितनी कम हो जाएगी बिटवीन 2 डिस्ट्रिक्ट्स या बिटवीन 2 एरियाज, लाइक वेस्ट से नॉर्थ या वेस्ट से ईस्ट। तो इस तरीके से आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए अबाउट एक्सप्रेसवेज, बिकॉज एक्सप्रेसवे इस समय यूपी के अंदर चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तब, चाहे अब इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उस दोनों ही गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एक्सप्रेसवे पे या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे। जो मेजर एक जो टॉपिक है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो पाए। आप मेरठ से प्रयागराज जल्दी आ पाओ, आप चित्रकूट बांदा से आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो पाओ, आगरा और दिल्ली और मथुरा कनेक्ट हो पाओ। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए आपसे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा गया है, उसमें वो आपसे उम्मीद ही नहीं कर रहे कि आप बाकी 3 योजनाओं के बारे में जानो। देखो मनरेगा ऑब्वियसली ऑप्शन में है, मनरेगा इंपॉर्टेंट है तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा मनरेगा।
इसके अलावा जो आपका रूरल हेल्थ मिशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। पिछले आप आयोग के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ भाई रूरल हेल्थ मिशन के ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, बट वहाँ पे आपसे वो ये उम्मीद कर रहा है कि आपको गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में एग्जैक्ट मालूम है या नहीं मालूम है। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए, जो 136वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन टफ था, इसमें एक्चुअल में ये टफ था। इसमें कोविड के टाइम पे ये जो योजना है अनूठी उपहार योजना, ये न्यूज़ में थी, काफ़ी वाइडली न्यूज़ में कवर हुई थी एंड काफ़ी मैगजीन में भी आया था, बट दिस वॉज ए टफ क्वेश्चन बिकॉज ये कोविड के टाइम पे जब योजना चल रही थी तो उससे रिलेटेड था। जनरली आप जब यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप पिछले 4-6 महीने का या 7 महीने का 8 महीने का पढ़ते हैं, इवन आप 1 साल का भी पढ़ते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली पीछे से आती हैं। तो इट वॉज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। ये टफ था, अगर आपको इसमें मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, बट हाँ कोविड के टाइम पे ये अनूठी उपहार योजना बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी यूपी के लिए। सो अगर आपको इसमें ये पता था तो पता था, वरना ये क्वेश्चन एक्चुअल में स्किप करने वाला था बिकॉज ये थोड़ा सा टफ था। और बाकी भी जो 3 स्कीम उसमें दी गई थी वो इतनी कोई ईजी नहीं थी जो आपको नॉर्मली ऐसे मिल जाए। सो इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। अगर किसी ने पढ़ा होगा या उसे थोड़ा सा आइडिया होगा कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही थी यूपी के अंदर, तो वो शायद उसने ये क्वेश्चन को सही मार्क किया हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, 138 क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? मैंने आपको पहले भी बताया है, यूके, ब्रिटिश पार्लियामेंट, लंदन या उसके आसपास का कोई अगर एरिया है उसमें अगर भारतीय मूल का किसी इंसान ने कुछ किया है, जैसे ऋषि सुनक है, अब ऋषि सुनक के ऊपर कोई अगर उन्होंने कोई अभी ऐसी चीज़ की हो जो बहुत न्यूज़ में रही हो सकता है कि अगले साल आपसे या जो अब जब आर का एग्जाम होगा तो उसमें वो ऋषि सुनक से रिलेटेड कोई फैक्ट पूछ दे, बिकॉज यूके पे, लंदन पे, उसके आसपास की जो लोकेशंस हैं उनसे रिलेटेड अगर इंडियन ओरिजिन का कोई भी इंसान कोई बड़ी चीज़ कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो एक हेडलाइन बन गई है, न्यूज़ में आ गई है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। पिछली साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इस बार यूपी इसमें 2 क्वेश्चन आ गए हैं। एक क्वेश्चन जो ये था और एक इसके पहले था जो मैंने आपको इसके पहले समझाया था। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है आपको। 144 क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हुआ है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट 2022 से। आप 2022 का पेपर उठाइएगा, कोई भी सेट हो आपका, उसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। उसके बाद में अगर आप देखेंगे 145 क्वेश्चन जो है, वैसे आपको देखने में एनवायरमेंट का लग सकता है बट एक्चुअल में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हुआ है। कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के द्वारा रिपीट किया जा चुका है। तो अगर आप पीवाईक्यू को ढंग से करके नहीं जा रहे हैं, उनके ऑप्शंस के साथ आप थॉरो नहीं हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में ऐसे ही गलत कर देंगे। और मे बी बहुत से लोग 1 या 2 नंबर से या 1-2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से कट ऑफ से बाहर हो रहे हैं। सो उन लोगों के लिए बहुत ही एक आईना दिखाने वाली बात है कि उनको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहना है वाइल सॉल्विंग पीवाईक्यूज। अगला क्वेश्चन जो उसको ध्यान से देखिए, जो 146वां क्वेश्चन है 146, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। अब देखो, अगर आप वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप जानोगे कि भाई वर्ल्ड बैंक तो नहीं हो सकता। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, क्योंकि इनके बारे में ऑब्वियसली कई बार चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, सो ऑब्वियसली आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा तो जान ही रहे होगे कि ये लोग किस तरीके के काम करते हैं, लोगों का क्या फोकस एरिया होता है, किस चीज़ में लोगों का मेजर इम्पैक्ट रहता है। सो वो दोनों का तो इससे कोई मतलब नहीं है सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट से। या तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फिर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब अगर आपने कोविड के टाइम पे थोड़ा बहुत भी WHO के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी बेसिक चीज़ें भी पढ़ी हैं, बिकॉज WHO उसमें हर अगले दिन न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आता रहता था, तो WHO के बारे में आप जानोगे कि भाई WHO तो इसमें नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है ये काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से था। तो इस तरीके से देखिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक WEF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है या WHO है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। WEF के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, इवन WTO के बारे में पूछा जा चुका है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जा चुका है। तो जब पूछा जा चुका है तो उसके बारे में 2-3 फैक्ट तो आपको मालूम होने चाहिए ना, कि भाई वो कब बना था एंड उसका बेसिक काम क्या है, किस चीज़ पे वो फोकस करता है। IMF के बारे में बेसिक बात पता होनी चाहिए। आपने कभी देखा है कि IMF इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हो? IMF बात करता है ज़्यादातर इकोनॉमी की चीज़ों के बारे में, कि भाई यहाँ पे GDP इतनी रहेगी, यहाँ पे इस कंट्री में ये हो रहा है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है लाइक यूरोप है, लाइक नॉर्थ अमेरिका है, लाइक ओशियाना कॉन्टिनेंट है, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ चल रही है। अफ्रीका में इस बार बहुत ज़्यादा गरीबी चल रही है, वहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कम हो गया। इस तरीके की चीज़ों के बारे में IMF बात करती है, या अपने जो एक प्रेडिक्शन वगैरह है, रिपोर्ट वगैरह है, निकालती रहती है। देखिए आगे आइए, अब जब आप आगे आएंगे देखेंगे 147th क्वेश्चन जो है, हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू? नाटू नाटू वाज हेल्प पॉपुलर, लगातार उस समय न्यूज़ में चल रहा था, बिकॉज हमारे भारत देश के लिए बहुत एक गर्व की बात थी कि अपने यहाँ से
गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको मिला था नाटू नाटू सॉन्ग को। बहुत से लोगों को जिनको नहीं भी पता था उन्होंने भी सर्च करके यूट्यूब पे एंड इधर उधर देखा था, बट जो बेसिक चीज़ है आपने वही नहीं देखा कि उसका कंपोजिशन किसने किया है या उसके सिंगर एक्चुअल में कौन थे। मतलब एक होता है गाना लिखना, यानी कि जो लिरिक्स हैं वो लिखना, एक होता है कि गाने को गाना, एक होता है कि उसमें एक्ट किसने किया है, उसमें परफॉर्मर्स कौन थे। तो बहुत से लोग इसमें डाउट में आ गए थे, उन्होंने ये क्वेश्चन को गलत मार्क किया था। बहुत से लोग उसको SS राजामौली लगा के आए थे, बट एक्चुअल में वो आंसर नहीं था, इसमें कीरावानी आंसर था। बिकॉज पिक्चर को या उस गाने को डायरेक्ट किसने किया है एंड उसके लिरिक्स किसने लिखे हैं या कॉम्पोजिशन किसका है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कई लोग इसमें डाउटफुल थे एंड उन्होंने गलत किया था, बट एक्चुअल में यहाँ पे कीरावानी आंसर था। 148 जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी? अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन 2 फरवरी 2023? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस वही बात है ना कि जब आप पढ़ते रहोगे, जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपका स्किल शार्प होगा, आप चीज़ों को समझ पाओगे कि यार एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है एंड एक्चुअल में कबाड़ क्या है, जंक क्या है। जैसे एक होता है ना कि हेल्दी स्प्राउट्स, एक होता है बर्गर, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे जब आपने एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा उस बारे में जाना होगा, खाया होगा या पढ़ा होगा, या कभी आपको उससे प्रॉब्लम हुई होगी, तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, बर्गर के क्या नुकसान है या स्प्राउट्स के क्या फ़ायदे हैं, तो वो आप तभी जान पाओगे। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन था, इसमें अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा करती थी अपने करेंसी नोट से ऑस्ट्रेलिया ने। सो इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा बहुत भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ोगे, ब्रिटिश जो पूरा ब्रिटिश वाला एरिया है, ये यूके वगैरह है, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। वो कॉमनवेल्थ वाला चक्कर है बेसिकली, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो उन्होंने हटाने की बात कर दी कि नहीं भाई, हम करेंसी नोट से अपना हटाएंगे, हम अपना अलग रखेंगे। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये न्यूज़ में वाइडली कवर था। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत छोटी सी न्यूज़ हो एंड आपसे पूछ लिया गया हो, ये न्यूज़ में प्रॉपर आ रहा था, न्यूज़पेपर्स में आ रहा था, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कहीं पर भी हो, उसमें प्रॉपर ये क्वेश्चन आ रहा था। सो ये यहाँ पे फाइनली आपके 43 क्वेश्चन जो थे, ये मैंने 2 वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बताता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो। बहुत यार मुझे आप कैसे बता पाओगे, और सो कमेंट आपके पास है। नए हो चैनल पे पहली बार, आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है एक्सटर्नल कि हाँ यार लोगों को पसंद आ रहा है, तो कोई और नई चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं है एंड कुछ आपकी यूनिक चीज़ है जो कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदा कर सकती है, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और शेयर करो और बताओ। एंड आप लोग का जैसा जैसा इंटरेस्ट आता है वैसे ही मेरा भी इंटरेस्ट जागता है कि नहीं यार, सामने वाले को समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो और बेटर वे में चीज़ों को कम्युनिकेट करना है। बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहो। आई होप कि अब आपको करंट अफेयर्स को लेकर के जो डर रहता है माइंड में, जो आपके दिमाग में एक इनर्शिया रहता है, एक रेजिस्टेंस रहती है कि यार बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो अब आप वो चीज़ों को लेकर के लॉइटर नहीं करोगे, टाला मटोली नहीं करोगे एंड स्मार्टली चीज़ों को परस्यू करोगे, स्मार्टली पढ़ोगे। कोई अगर 150 पन्ने की आपको PDF मिलेगी या आपको अगर 100 पन्ने की आपको कोई मैगजीन मिलेगी, तो उसमें आप फिल्टर करना सीखोगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय, टेक केयर।